हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम इलास्टिन बायोमटेरियल को डिस्कस करेंगे। देखिए, इलास्टिन भी एक तरीके की प्रोटीन है, ठीक है। और ये प्रोटीन फाइबर के फॉर्म में पाई जाती है बॉडी में, और ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट फाइबर है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का। जैसे कल हमने देखा था कि जो कोलेजन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाने वाला या टिश्यू फ्लूइड में पाया जाने वाला सबसे मेजर प्रोटीन था, फाइबर के फॉर्म में वो भी पाया जा रहा था। लेकिन इलास्टिन कोलेजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फाइबर है, और इसकी इम्पॉर्टेंस भी बहुत होने की वजह से, टिश्यू का इम्पॉर्टेंट पार्ट होने की वजह से इसको बायोमटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इलास्टिन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाले जहाँ पे भी काम होते हैं वहाँ ये ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। वहाँ के टिश्यूज़ में इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता रहता है, तो थोड़ा सा उनकी डायमीटर अप डाउन होती है, वेसो डायलेशन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना ब्लड वेसल्स में। तो ये किस वजह से हो पाता है? इलास्टिन फाइबर उसमें पाए जाते हैं, इस वजह से ऐसा हो पाता है। इसके अलावा हमारी स्किन का आप देखिए कि आप स्किन को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हिला सकते हैं, लेकिन वापस से क्या होती है, स्किन अपनी वापस उसी जगह पे आ जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है स्किन में? क्योंकि इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है। इसके अलावा लंग्स और हार्ट भी क्या करते हैं, एक्सपेंशन रिलैक्सेशन ये सब चलता रहता है ना। हम सांस लेते हैं या हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको, मतलब ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ के जो टिश्यूज़ हैं या यहाँ की जो मसल्स हैं वहाँ भी इलास्टिन जो फाइबर है वो ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, इन्वॉल्व इन स्ट्रेचिंग कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी आप लिख सकते हैं। ये इलास्टिक नेचर का होता है, मतलब इलास्टिक नेचर का होने का मतलब यही है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जो इलास्टिन का डिग्रेडेशन है वो हमारी बॉडी में उसकी बायोसिंथेसिस से ज़्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एजिंग होती है, जो रिंकल्स आ जाते हैं या जो भी एजिंग से रिलेटेड फिनोमेना होते हैं वो क्यों होते हैं बॉडी में? क्योंकि इलास्टिन का डिग्रेडेशन रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इट्स बायोसिंथेसिस, ठीक है। इलास्टिन जो प्रोटीन है इसको हम बहुत आसानी से क्या नहीं कर सकते, रीन्यू नहीं कर सकते, या बार बार इसकी सिंथेसिस बॉडी में नहीं हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इसको बायोमटेरियल की तरह बनाया जा रहा है ताकि ये सब चीज़ें जो हैं वो हम उसको ओवरकम कर सकें। इसके अलावा देखिए, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं वो इलास्टिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट सेल कोलेजन भी बना रही थी, इलास्टिन भी बनाएंगी, और इलास्टिन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको इलास्टोजेनेसिस कहते हैं। इलास्टोजेनेसिस की प्रोसेस में देखिए होता क्या है, ट्रोपोइलास्टिन जो होता है इलास्टिन का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। तो ट्रोपोइलास्टिन के फॉर्म में क्या होता है, न्यूक्लियस से ट्रांसलेशन के थ्रू ट्रोपोइलास्टिन बनता है, उसके बाद फिर वो उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है, और लास्ट में फिर मैच्योर इलास्टिन फाइबर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इलास्टोजेनेसिस की थोड़ी सी बात मैंने यहाँ बता दी आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है इलास्टिन एज बायोमटेरियल। इलास्टिन को बायोमटेरियल की तरह यूज़ करने के पीछे कारण क्या है? इलास्टिसिटी होती है इसमें, सेल्फ असेंबली होती है, स्टेबिलिटी पाई जाती है, बायोकम्पैटिबिलिटी, बायोडिग्रेडेबिलिटी, लो एंटीजेनिसिटी, नॉन टॉक्सिक नेचर। इसमें से काफ़ी कुछ तो कोलेजन जैसे ही है, लेकिन जो इलास्टिसिटी और सेल्फ असेंबली की प्रॉपर्टी है वो इलास्टिन में पाई जाती है, ठीक है, जो इसको बायोमटेरियल की तरह या टिश्यू के रीजनरेशन या वुंड हीलिंग में काम आती है। इसके अलावा देखिए, जो इलास्टिन है उसको बायोमटेरियल की तरह यूज़ करने के लिए अलग अलग फॉर्म में हम उसको आइसोलेट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं, किस किस फॉर्म में हम इलास्टिन को मतलब टिश्यू से अलग कर सकते हैं। सबसे पहला तो इनसॉल्युबल इलास्टिन फाइबर्स। देखिए, जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं बॉडी में वो इनसॉल्युबल फॉर्म में ही पाए जाते हैं, तो उनको एज सच अगर हम निकाल लेते हैं तो वो इनसॉल्युबल इलास्टिन फाइबर्स कहलाते हैं। दूसरा है हाइड्रोलाइज्ड सॉल्युबल इलास्टिन। देखिए, जब अगर हम इनसॉल्युबल फॉर्म में इलास्टिन फाइबर को निकाल रहे हैं, मतलब उसको एज सच निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हमें एज सच नहीं निकालना है, हमें उस सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए इलास्टिन, जिससे हम उसको अपने हिसाब से चीज़ों में कन्वर्ट कर सकें, तो हम क्या करेंगे, जो इलास्टिन फाइबर इनसॉल्युबल फॉर्म में हैं उनको हाइड्रोलाइज कर लेंगे। हाइड्रोलाइज करने का मतलब क्या है,
उनका प्रोटियोलिसिस डिग्रेडेशन कर देंगे, जिससे जो क्रॉस लिंकिंग है वो कुछ खुल जाए और वो सॉल्युबल हो सकें किसी भी सॉल्वेंट में, जिससे हम उसको आइसोलेट कर सकें। ठीक है, तो हाइड्रोलाइज करने का मतलब ये है उनकी क्रॉस लिंकिंग को तोड़ना। इसके अलावा रिकॉम्बिनेंट ट्रोपोइलास्टिन के फॉर्म में भी हम बना सकते हैं उसको। रिकॉम्बिनेंट ट्रोपोइलास्टिन का मतलब क्या है? ट्रोपोइलास्टिन जो है वो इलास्टिन का प्रिकर्सर है। उसको आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उसके जीन को इंसर्ट करके बना सकते हैं लार्ज अमाउंट में। इसके अलावा जो सिंथेटिक पेप्टाइड सीक्वेंस है, मतलब ट्रोपोइलास्टिन में भी जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पाया जाता है, ग्लाइसिन एलेनिन इसमें भी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनके जो रिपीट्स को हम सिंथेटिक पेप्टाइड सीक्वेंस के थ्रू भी बना सकते हैं। रिपीट्स ऑफ सिंथेटिक पेप्टाइड सीक्वेंस मतलब हमें पता है ना किसके बाद क्या अमीनो एसिड है उसमें, तो उसको हम सिंथेटिकली भी बना सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉक कोपॉलीमर्स ऑफ इलास्टिन, मतलब इलास्टिन जो होता है दूसरे फाइबर्स के साथ या दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो कोपॉलीमर्स बनाता है, उनके ब्लॉक्स को भी हम अलग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म है जिससे हमें इलास्टिन टिश्यू में से या हम बॉडी में से निकाल सकते हैं उसका बायोमैटीरियल बनाने के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखिए हमने टिश्यू तो निकाल लिया है, मतलब इलास्टिन फाइबर तो निकाल लिया है, लेकिन उससे किस किस तरीके के बायोमैटीरियल बनाए जाएंगे उनके मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बस आप नाम देख लीजिए कि इलास्टिन से कौन कौन से बायोमैटीरियल बनाए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रो स्पिनिंग से स्कैफोल्ड के फॉर्म में हम उसको शेप दे सकते हैं। स्कैफोल्ड मैंने आपको कल बताया था कि वो जो बैकग्राउंड होता है किसी भी टिश्यू का, जिसमें सेल्स डिफ्रेंशिएट करती हैं, डिवाइड करती हैं, तो वो स्कैफोल्ड कहलाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो स्पिन स्कैफोल्ड मतलब इलेक्ट्रो स्पिनिंग की प्रोसेस के थ्रू जो हमारे इलास्टिन फाइबर है उनका स्कैफोल्ड बना देंगे हम। इसके अलावा 3D हाइड्रोजेल के फॉर्म में भी आते हैं, निटेड फाइबर के फॉर्म में आते हैं, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉर्म में भी इनकी सिंथेसिस की जाती है। ठीक है, नैनो रोबोटिक्स से, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इलास्टिक शीट्स के फॉर्म में भी ये आते हैं, पोरस स्कैफोल्ड के फॉर्म में भी इनको हम बना सकते हैं बायोमैटीरियल की तरह। अब देखिए बायोमेडिकल एप्लीकेशन इनकी कहाँ कहाँ पे हैं, तो कुछ जो इलास्टिन के बायोमैटीरियल्स हैं उनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैंने उसको ये लिखा हुआ है, और किस मेथड से उनको बनाया जा रहा है ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। तो देखिए रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ट्रोपोइलास्टिन जो कि हमने किसी बैक्टीरिया में बनाया होगा, उसको इलेक्ट्रो स्पिनिंग की प्रोसेस से हमने उसमें क्रॉस लिंकिंग जनरेट की, और उसका ब्लड वेसल इंजीनियरिंग, मान लीजिए किसी की ब्लड वेसल्स में कोई इंजरी हो गई है या हमें क्या बाईपास सर्जरी करनी है, तो उसके लिए ब्लड वेसल्स की ज़रूरत है। अगर हमें नई ब्लड वेसल्स लगानी है किसी भी पेशेंट को, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रो स्पिनिंग की प्रोसेस से ट्रोपोइलास्टिन का यूज़ करके हम जो भी ब्लड वेसल्स है उसको बना सकते हैं, या अगर ब्लड वेसल डैमेज है तो उनको ठीक कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ट्रोपोइलास्टिन का ही फिल्म कास्टिंग एंड फोटो क्रॉस लिंकिंग के थ्रू हम कार्डियक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं या हार्ट वॉल्व बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ट्रोपोइलास्टिन का 2 तरीके से हमने यूज़ बता दिया। इसके अलावा जो इलास्टिन पेप्टाइड्स होते हैं, जो सिंथेटिक पेप्टाइड्स हैं, उनकी हम फिल्म कास्टिंग करके कार्टिलेज इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं। जहाँ पे कार्टिलेज की प्रॉब्लम है, कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है, जहाँ जो 2 बोन्स होते हैं जुड़ते हैं वहाँ पे पाई जाती है कार्टिलेज, जो उसको मूवमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो होगी उस मसल से सॉरी जो 2 बोन को आपस में जो मूवमेंट दे रही है, अगर कार्टिलेज घिस जा रही है, ख़राब हो जा रही है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए हम इस तरीके से इलास्टिन फाइबर की सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ट्रोपोइलास्टिन जो है वो इलेक्ट्रो स्पिनिंग की प्रोसेस से ग्लूटरल्डिहाइड की थ्रू क्रॉस लिंकिंग करके उसकी स्किन इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। स्किन इंजीनियरिंग में मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप किसी मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें स्किन का मेजर पोर्शन लॉस हो गया, तो आपके खुद के ही सेल से स्किन की इंजीनियरिंग करके एक टिश्यू बना के जो मेजर लॉस है उसको कवर किया जाता है। लेकिन देखिए जो हमारी ये इलास्टिन फाइबर होते हैं, ये इतना ज़्यादा मतलब इनमें रीजनरेशन या वो उस तरीके से आपकी जो स्किन को फिल नहीं कर सकते जैसा वो पहले से थी। ठीक है, कुछ हद तक वो फिल कर सकते हैं, लेकिन वो बात नहीं आएगी आपकी, क्योंकि वहाँ पे जो रीजनरेशन या जो जिस तरह से इलास्टिन फाइबर की सिंथेसिस बॉडी में हो रही है वो बात नहीं अचीव हो जा पाने की वजह से, क्योंकि उनमें डिग्रेडेशन इतना ज़्यादा और सिंथेसिस कम होती है बॉडी में। तो जितना आप प्रोवाइड करेंगे मैटर वो उतना ही वहाँ पे रहेगा, वो खुद से सिंथेसाइज होकर वो कभी वो घाव जो होता है ना भरेगा नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ लॉस हो रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ।
तो ये हमारा स्किन इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ट्रोपोइलास्टिन को क्रॉस लिंकिंग करके ग्लूटरल्डिहाइड से, जो कि इलेक्ट्रोस्पिनिंग की प्रोसेस से बने होंगे, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा इलास्टिन के बारे में हो गया। ज़्यादातर ये कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है बॉडी में, वहाँ पे इलास्टिन बायो मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप। और फिर कल हम दूसरे बायो मटेरियल के साथ आएंगे, प्रोबेबली वो सेलुलोज होगा, तो तब तक आप इसको देखिए, याद करिए और कॉपी में लिख लीजिए। थैंक यू।